दोस्तों, अब तक हमने देखा कि राजा भोज जब भी सिंहासन पर बैठने जाते तो सिंहासन में जड़ी हुई कोई न कोई पुतली उन्हें रोक देती और उन्हें राजा विक्रम के गुणों को प्रदर्शित करने वाली कोई कहानी सुनाकर उन्हें एहसास कराती कि वो राजा विक्रम के समकक्ष गुणों वाले नहीं हैं, अतः इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हैं। राजा भोज ने इन 31 पुतलियों से विक्रम की अब तक की जो कहानियां सुनी थी, उसने उन्हें अत्यंत विचलित और चकित कर दिया था। उन्हें अब तक ये विश्वास तो हो ही चुका था कि राजा विक्रमादित्य में जो गुण थे वो सारे गुण उनमें तो क्या इस धरती पर किसी व्यक्ति या किसी भी राजा में नहीं है। उस रात वो रात भर राजा विक्रम के बारे में और उनके दैवीय गुणों के बारे में ही सोचते रहे और अंत में एक निर्णय पर पहुंच गए। अगली सुबह जब वे सिंहासन पर बैठने के लिए दरबार में आए तो 32वीं पुतली रानी रूपवती ने राजा भोज को सिंहासन पर बैठने में कोई रुचि दिखाते नहीं देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने जानना चाहा कि राजा भोज में आज पहले वाली व्याकुलता क्यों नहीं है। उसके पूछने पर राजा भोज ने उत्तर दिया कि राजा विक्रमादित्य के देवताओं वाले गुणों की कथाएं सुनकर उन्हें ऐसा लगता है कि इतनी विशेषताएं एक मनुष्य में असंभव हैं और वे मानते हैं कि उनमें बहुत सारी कमियां हैं। इसलिए उन्होंने सोचा है कि वे उस सिंहासन को फिर से उसी स्थान पर गड़वा देंगे जहां से उसे निकाला गया था। राजा भोज का इतना बोलना था कि सारी पुतलियां अपनी रानी के पास आ गईं। उन्होंने हर्षित होकर राजा भोज को उनके निर्णय के लिए धन्यवाद दिया। पुतलियों ने उन्हें बताया कि आज से वे भी मुक्त हो गईं। आज से यह सिंहासन बिना पुतलियों के हो जाएगा। उन्होंने राजा भोज को विक्रमादित्य के गुणों का आंशिक स्वामी होना बतलाया तथा कहा कि इसी योग्यता के चलते उन्हें इस सिंहासन के दर्शन हो पाए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आज से इस सिंहासन की आभा कम पड़ जाएगी और धरती की सारी चीजों की तरह इसे भी पुराना पड़कर नष्ट होने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इतना कहकर उन पुतलियों ने राजा से विदा ली और आकाश की ओर उड़ गईं। पलक झपकते ही सारी की सारी पुतलियां आकाश में विलीन हो गईं। पुतलियों के जाने के बाद राजा भोज ने कर्मचारियों को बुलवाया तथा गड्ढा खुदवाने का निर्देश दिया। गड्ढा खुदने के बाद वेद मंत्रों का पाठ करवाकर पूरी प्रजा की उपस्थिति में सिंहासन को गड्ढे में दबवा दिया गया। मिट्टी डालकर फिर वैसा ही टीला निर्मित करवाया गया जिस पर बैठकर चरवाहा अपने फैसले देता था। लेकिन नया टीला वह चमत्कार नहीं दिखा सका जो पुराने वाले टीले में था। दोस्तों, कुछ भिन्नताओं के साथ हर लोकप्रिय संस्करण में उपसंहार के रूप में एक कथा और मिलती है। उसमें सिंहासन के साथ पुनः दबवाने के बाद क्या गुजरा यह वर्णित है। आधिकारिक संस्कृत संस्करण में यह उपसंहार रूपी कथा नहीं भी मिल सकती है, मगर ये कथा जनसाधारण में काफी प्रचलित है। उस लोक कथा के अनुसार सिंहासन गड़वाने के पश्चात कई साल बीत गए। वो टीला इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि सुदूर जगहों से लोग उसे देखने आते थे। सभी को पता था कि इस टीले के नीचे अद्भुत और अलौकिक गुणों वाला सिंहासन दबा पड़ा है। एक दिन चोरों के एक गिरोह ने फैसला किया कि वे उस सिंहासन को निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर बेच देंगे। उन्होंने टीले से मीलों पहले एक गड्ढा खोदा और कई महीनों की मेहनत के बाद सुरंग खोदकर उस सिंहासन तक पहुंचे। सिंहासन को सुरंग से बाहर लाकर एक निर्जन स्थान पर उन्होंने हथौड़ों के प्रहार से उसे तोड़ना चाहा। सिंहासन पर चोट पड़ते ही ऐसी भयानक चिंगारी निकलती थी कि तोड़ने वाले को जलाने लगती थी। सिंहासन में इतने सारे बहुमूल्य रत्न माणिक्य जड़े हुए थे कि चोर उन्हें सिंहासन से अलग करने का मोह नहीं त्याग पा रहे थे। सिंहासन पूरी तरह सोने से निर्मित था, इसलिए चोरों को लगता था कि सारा सोना बेच देने पर भी कई हजार स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी और उनके पास इतना अधिक धन जमा हो जाएगा कि उनके परिवार में कई पुरखों तक किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सारा दिन प्रयास करते रहे मगर उनके प्रहारों से सिंहासन को रत्ती भर भी क्षति नहीं पहुंची। उल्टे उनके हाथ चिंगारियों से झुलस गए और चिंगारियों को बार बार देखने से उनकी आंखें दुखने लगी। वे थककर बैठ गए और सोचते सोचते इस नतीजे पर पहुंचे कि सिंहासन भूतहा है। भूतहा होने के कारण ही राजा भोज ने इसे अपने उपयोग के लिए नहीं रखा। महल में इसे रखकर जरूर ही उन्हें कुछ परेशानी हुई होगी, तभी उन्होंने ऐसे मूल्यवान सिंहासन को दोबारा जमीन में दबवा दिया। वे इसका मोह राजा भोज की तरह ही त्यागने की सोच रहे थे।
तभी उनका मुखिया बोला कि सिंहासन को तोड़ा नहीं जा सकता, पर उसे इसी अवस्था में उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। अतः चोरों ने उस सिंहासन को अच्छी तरह कपड़े में लपेट दिया और उस स्थान से बहुत दूर किसी अन्य राज्य में उसे उसी रूप में ले जाने का फैसला कर लिया। वे सिंहासन को लेकर कुछ महीनों की यात्रा के बाद दक्षिण के एक राज्य में पहुंचे। वहां किसी को उस सिंहासन के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने जौहरियों का वेश धरकर उस राज्य के राजा से मिलने की तैयारी की। उन्होंने राजा को वह रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन दिखाते हुए कहा कि वे बहुत दूर के रहने वाले हैं तथा उन्होंने अपना सारा धन लगाकर यह सिंहासन तैयार करवाया है। राजा ने उस सिंहासन की शुद्धता की जांच अपने राज्य के बड़े बड़े सुनारों और जौहरियों से करवाई। सबने उस सिंहासन की सुंदरता और शुद्धता की तारीफ करते हुए राजा को वह सिंहासन खरीद लेने की सलाह दी। राजा ने चोरों को उसका मुहमांगा मूल्य दिया और सिंहासन अपने बैठने के लिए ले लिया। जब वह सिंहासन दरबार में लगाया गया तो सारा दरबार अलौकिक रोशनी से जगमगाने लगा। उसमें जड़े हीरों और माणिक्यों से बड़ी मनमोहक आभा निकल रही थी। राजा का मन भी ऐसे सिंहासन को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। शुभ मुहूर्त देखकर राजा ने सिंहासन की पूजा विद्वान पंडितों से करवाई और उस सिंहासन पर नित्य बैठने लगा। सिंहासन की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। बहुत दूर दूर से राजा उस सिंहासन को देखने के लिए आने लगे। सभी आने वाले उस राजा के भाग्य को धन्य कहते, क्योंकि एकमात्र उन्हें ही ऐसे अद्भुत सिंहासन पर बैठने का अवसर मिला था। धीरे धीरे ये प्रसिद्धि राजा भोज के राज्य तक भी पहुंची। सिंहासन का वर्णन सुनकर उनको लगा कि कहीं विक्रमादित्य का सिंहासन न हो। उन्होंने तत्काल अपने कर्मचारियों को बुलाकर विचार विमर्श किया और मजदूर बुलवाकर टीले को फिर से खुदवाया। खुदवाने पर उनकी शंका सत्य निकली और सुरंग देखकर उन्हें पता चल गया कि चोरों ने वह सिंहासन चुरा लिया है। अब उन्हें यह आश्चर्य हुआ कि वह राजा इस सिंहासन पर आरूढ़ कैसे हो गया। क्या वह राजा सचमुच विक्रमादित्य के समकक्ष गुणों वाला है? उन्होंने कुछ कर्मचारियों को लेकर उस राज्य जाकर सब कुछ देखने का फैसला किया। काफी दिनों की यात्रा के बाद वे वहां पहुंचे तो उस राजा से मिलने उसके दरबार पहुंचे। उस राजा ने उनका पूरा सत्कार किया तथा उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा भोज ने उस सिंहासन के बारे में राजा को सब कुछ बताया। उस राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि उसे सिंहासन पर बैठने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। राजा भोज ने ज्योतिषियों और पंडितों से विमर्श किया तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हो सकता है कि सिंहासन अब अपना सारा चमत्कार खो चुका हो। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सिंहासन अब सोने का न हो तथा रत्न और माणिक्य कांच के टुकड़े मात्र हों। उस राजा ने जब ऐसा सुना तो कहा कि यह असंभव है। चोरों से उसने उसे खरीदने से पहले पूरी जांच करवाई थी, लेकिन जब जौहरियों ने फिर से उसकी जांच की तो उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। सिंहासन की चमक फीकी पड़ गई थी तथा वह एकदम पीतल का हो गया था। रत्न माणिक्य की जगह कांच के रंगीन टुकड़े थे। सिंहासन पर बैठने वाले राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपने ज्योतिषियों और पंडितों से सलाह की तथा उन्हें गणना करने को कहा। उन्होंने काफी अध्ययन करने के बाद कहा कि यह चमत्कारी सिंहासन अब मृत हो गया है। इसे अपवित्र कर दिया गया है और अब इसका प्रभाव जाता रहा। उन्होंने कहा, अब इस मृत सिंहासन का शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार करके इसे जल में प्रवाहित कर दिया जाना चाहिए। उस राजा ने तत्काल अपने कर्मचारियों को बुलाया तथा मजदूर बुलवाकर मंत्रोच्चार के बीच उस सिंहासन को कावेरी नदी में प्रवाहित कर दिया। समय बीतता रहा। वह सिंहासन इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। लोक कथाओं और जन श्रुतियों में उसकी चर्चा होती रही। अनेक राजाओं ने विक्रमादित्य का सिंहासन प्राप्त करने के लिए कालांतर में एक से बढ़कर एक गोताखोरों को तैनात किया और कावेरी नदी को छान मारा गया, मगर आज तक उसकी झलक किसी को नहीं मिल पाई है। लोगों का विश्वास है कि आज भी विक्रमादित्य की खूबियों वाला अगर कोई शासक हो तो वह सिंहासन अपनी सारी विशेषताओं और चमक के साथ बाहर आ जाएगा। दोस्तों, 32 पुतलियों द्वारा सुनाई गई सिंहासन 32 की कहानी की ये सीरीज यही समाप्त होती है। आपको ये सीरीज कैसी लगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर करिएगा।
मैं आगे और भी इंटरेस्टिंग कहानियां आपके लिए लाती रहूंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप वीडियो को देख सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।